माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या क्या है? आज शिक्षा, कला और संस्कृति जैसी महत्वपूर्ण मांग पर सदन में चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पहले माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण विचार शिक्षा के क्षेत्र में क्या मौलिक परिवर्तन होने चाहिए, किस प्रकार की ज़रूरतें आज सुधार के लिए आवश्यक है, बहुत गंभीरतापूर्वक विचार रखा। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज जब हम शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री स्वयं एक शिक्षक हैं और माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं पूरे विश्व में ये स्लोगन जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र है, शिक्षा उसका मूल मंत्र है। दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेसी आई, दुनिया के तमाम देशों में विकास की चाहत बढ़ी, तो शिक्षा उसका आधार बनी। और हम सब ये मानते हैं माननीय सभापति महोदय, शिक्षा जीने के लिए, जीवन के लिए तो है ही, पर मेरे जीवन के क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, उसकी समझ शिक्षा के बिना नहीं आ सकती। और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक मुल्क की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। मौजूदा पीढ़ी चाहती है कि मेरी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुखद हो, वो संयमित और सृजनात्मक जीवन जीवे, सुखद और मानव कल्याण के लिए वो विचार के साथ जीवन जिए। इसलिए एक बहुत गंभीर विचार, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, और इसीलिए शिक्षा के इस महत्व को समझकर दुनिया के तमाम विकासशील देशों ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अपने अपने एजेंडे पर काम किया। मुझे आज ये कहते हुए फख्र है माननीय सभापति महोदय, अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जब भाषण कर रहे थे तो शिक्षा जैसे विषय पर राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल हो रहा था। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि आज़ादी के इन 70 सालों में जिस उच्च मानकों की शिक्षा हमको प्राप्त कर लेनी चाहिए थी, संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षा के मूल अधिकार की प्राप्ति, समानता का अवसर देश के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो जाना चाहिए था, हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमें संतोष है कि हमारे मुल्क की पीढ़ी ने शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए और अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर दुनिया में परचम फहराया। मैंने पिछली बार भी सदन में माननीय सभापति महोदय इसका जिक्र किया था कि अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों को यह कहना पड़ा
अमेरिका के लोगों सावधान हो जाओ, भारत का टैलेंट आ रहा है और समूचे अमेरिका की व्यवस्था पर कब्जा कर लेगा। यह हमारे देश के नौजवान की प्रतिभा, जिसने दुनिया को अपना लोहा बनाया। हमारे यहां शिक्षा के उन्नत संस्थान भी खुले। मैं आज यह भी खुले मन से कहना चाहता हूं कि हमारा आईआईटी, उसका एंट्रेंस एग्जाम विश्व मानकों में किसी दूसरे एजुकेशन से कमजोर नहीं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद जो देश स्वतंत्र हुए, उपनिवेश काल से मुक्त हुए, उन पर एक विशेष प्रकार की शिक्षा थोपी गई, स्कूल एजुकेशन में। आजादी के बाद होना चाहिए था कि उस शिक्षा को उखाड़ फेंक कर एक मजबूत विकल्प, सुदृढ़ विकल्प तैयार करके एक प्रचंड इच्छा शक्ति से नौकरशाहों को उस दिशा में कार्य योजना तैयार करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए था। हमारी इच्छा शक्ति असफल हुई। शिक्षा का प्राइमरी ढांचा हम ठीक नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह हुआ कि हम लगातार शिक्षा की नीतियां बनाते रहे, शिक्षा के बारे में चिंता करते रहे, लेकिन इस मुल्क की बेसिक शिक्षा क्या होनी चाहिए, गंभीरतापूर्वक कभी प्रयास नहीं किया। और कभी हमने इस मुल्क की परंपराओं के अतीत में जाकर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस नहीं की। और इसीलिए माननीय सभापति महोदय, आज उसका गंभीर परिणाम ये देश भुगत रहा है। पीड़ा होती है। जेएनयू का एक विद्यार्थी जिसने उम्र के 18 साल पूरे नहीं किए हो, देश की व्यवस्था पर सवाल उठा दे। आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं? आज हम अखबार में पढ़े कि यूनिवर्सिटी के भूगोल के प्रोफेसर लड़ गए और चाकू जैसी धारदार चीज का इस्तेमाल हुआ। मैं बहुत ईमानदारी के साथ आज कहना चाहता हूं सभापति महोदय, शिक्षा पद्धति दुनिया में हमारे पास ईसा पूर्व 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय था। ईसा पूर्व 600 साल पहले। और नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, जब दुनिया की आबादी भारत की आबादी से आधी नहीं होगी। और उस समय भारत में वो शिक्षा पद्धतियां मौजूद थी। तत्व ज्ञान था, दर्शन शास्त्र था, सांख्यिकी थी, गणित थी, वेदों की शिक्षा थी। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, इन सब के बाद 11वीं शताब्दी में हमारी शिक्षा के मूल ढांचे को नष्ट कर दिया मुगलों के हमले से। और जब आजाद हुए तो शिक्षा नीतियां तो बनाते रहे, लेकिन कभी हमने ये मौलिक चिंतन प्रारंभ नहीं किया कि हमें हमारी बेसिक शिक्षा की ओर जाना चाहिए। हमारे भावी वैज्ञानिकों को, इस देश के निर्माण की जिम्मेदारी लेने वाले लोगों को, इस मुल्क की शिक्षा नीति बनाने वाले लोगों को यह बात स्वीकार करने में शर्म आती रही पश्चिमी देशों से कितने सैकड़ों साल पहले भारत में एक सशक्त वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति थी। उसका पुनर्भव होना चाहिए, उसका उदय होना चाहिए। और मैं जब उसकी चर्चा कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, तो केवल आज हमारे सामने ये बातें चर्चा में रह गई। दुनिया में हम आर्यभट्ट के योगदान को नहीं भूल सकते। आर्यभट्ट की गणित अगर आज भी हिंदुस्तान की बेसिक शिक्षा में पढ़ाया जाए
तो वेदों में समाहित आर्यभट्ट की उस गणित के ज्ञान के सामने दुनिया का विज्ञान आज भी बोना साबित हो सकता है। यह हमारी परंपरा रही, शिक्षा रही। हम उससे दूर चले गए, और इतना दूर चले गए माननीय सभापति महोदय कि अगर लौटकर हमने उस परंपरा की तरफ मुड़ने का प्रयास किया तो फिर हमसे कह दिया ये पुरातन पंथी लोग हैं, ये धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर सवाल खड़ा करने वाले लोग हैं। और इसलिए इस धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर सवाल करने की तौर तरीकों ने इस मुल्क की शिक्षा पद्धति को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया जहां स्वतंत्रता के नाम पर उद्दंडता हो रही है, जहां स्वतंत्रता के नाम पर मौज मस्ती हो रही है, जहां स्वतंत्रता के नाम पर शैक्षिक चरित्र समाप्त हो रहा है। और माननीय सभापति महोदय, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आज आपसे कहना चाहता हूं। ये केवल हमने अपने आप ये रास्ता नहीं चुना। आजादी के बाद हमारे जीवन पर पाश्चात्य जीवन का प्रभाव नहीं रहा, पाश्चात्य सत्ताओं का प्रभाव रहा, और प्रभाव इस स्तर तक रहा। यह सारा देश जानता है माननीय सभापति महोदय, 1991-92 में रामायण एक सीरियल आया, पूरे मुल्क को इस राष्ट्र की शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति से जोड़ने का उस सीरियल ने प्रयास किया। दुनिया के देश विचलित हो गए। वाल्मीकि रामायण यह भारत का आधार स्तंभ न बन जाए, भारत की संस्कृति और सभ्यता का संक्रमण भारत की मौजूदा शिक्षा पद्धतियों में रामायण को मानकर किया गया तो भारत फिर से सनातन राष्ट्र के मौलिक स्वरूप में नहीं आ जाए। और इसलिए साजिश के पूर्व माननीय सभापति महोदय, थ्री हैंडेड रामायण नाम की एक किताब लिखी गई, मैनी रामायण। लिखे कोई आपत्ति नहीं, दुनिया के किसी राइटर को किसी विषय पर किताब लिखने का विवादास्पद, गैर विवादास्पद लिखने का अधिकार है। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एक विदेशी द्वारा जो रामायण लिखी गई, वेंडी डोनिगर द्वारा, जिसमें सीता जी को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को विकृत चरित्र स्वरूप में बता दिया, और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए पार्ट ऑनर्स सेकंड में इस रामायण के अध्याय को जोड़ दिया गया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? दूसरे मुल्क के लोग तय करेंगे भारत का विद्यार्थी क्या पढ़ेगा, अमेरिका के लोग तय करेंगे भारत का विद्यार्थी क्या पढ़ेगा। और इसलिए पिछली बार मैंने कहा था माननीय सभापति महोदय, जब मैं एजुकेशन पर बोल रहा था, लॉर्ड मैकाले ने हमारे यहां एक ऐसी शिक्षा पद्धति दी थी, एक ऐसी शिक्षा पद्धति जो भारत में एक उच्च स्तर के बाबुओं का निर्माण करेगी, जो रंगवर्ण से भारतीय होंगे लेकिन विचार और संस्कृति से पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में होंगे। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हमारे पास 70 सालों का अनुभव है। हम केवल इस कहकर जिम्मेदारी से उन्मुक्त नहीं हो सकते कि लॉर्ड मैकाले ने हमारी शिक्षा पद्धति को दूषित कर दिया। 70 साल से जो व्यवस्था काम कर रही है लगातार निर्बाध रूप से, क्या उस व्यवस्था के अनुभव नहीं कि 70 सालों तक जिस प्रकार का हमारी व्यवस्था पर सवाल उठता रहा, लॉर्ड मैकाले की दुर्विसंधि भारत में जहां शिक्षा अमृतलता थी, विप्लवकारी बन गई।
क्या 70 साल में हम इस अनुभव पर नहीं पहुंचे? और इस अनुभव के बाद माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था को स्वयं बदलना चाहिए था। व्यवस्था ने बदलने का प्रयास भी किया होगा। राजनीतिक बाधाएं बीच में आ गई, राजनीतिक इच्छा शक्तियां बीच में आ गई। और मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, शिक्षा इतिहास का संवर्धन करती है, संस्कृति का संवर्धन करती है, संक्रमण करती है। वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए जिसमें जनतंत्र की इमारतों का सम्मान हो, इस देश की इबादतों और ऐतिहासिक इमारतों का सम्मान हो। और जब जब ये प्रयास हुए, हमसे कहा गया ये सांप्रदायिकरण, ये तुष्टीकरण, पढ़ाया जाता रहा इस मुल्क में। लाल पाल गोपाल, बाल लाल पाल इस देश के आतंकवादी हुआ करते थे, जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना जीवन दे दिया, इस मुल्क की आजादी के लिए जो लोग लड़े, इस देश की व्यवस्था में उन्हें आतंकवादी कहकर पढ़ाया जाता रहा। मैं आज शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आज अपना दायित्व निभाने का काम प्रारंभ कर दिया। देर आए दुरुस्त आए, हम ऐसी शिक्षा देंगे जिसमें नैतिक संस्कार होंगे, चरित्र होगा। हम ऐसी शिक्षा देंगे कि हमारे यहां पढ़कर निकलने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय इमारतों का सम्मान करे, जनतंत्र का सम्मान करे, हमारे मुल्क की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट और जो भी इस राष्ट्र के लिए महत्व का विषय है, उन तमाम व्यवस्थाओं का सम्मान करे। इसलिए राष्ट्र गौरव का पाठ पढ़ाया गया, प्रारंभ कर दिया। यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हम केवल इसी बहस में उलझे रहेंगे? हमारे राज में नरेगा, रामसा के कितने पैसे लगे? मैं आज बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर इस मुल्क में इस शिक्षा व्यवस्था का कहीं कचरा हुआ है तो लगातार 50-55 सालों तक इस मुल्क में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसके ऊपर हमेशा पाश्चात्य कल्चर का प्रभाव रहा, जो दुनिया के दूसरे देशों के प्रभाव में काम करते रहे। और वो प्रभाव आज भी यूपीए के सरकार के समय भी कहा जाता था कि अमेरिका के फैसलों से भारत की नीतियां प्रभावित होती है। उसका परिणाम कांग्रेस ने भुगत लिया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आरोप लगाने वाले खड़े होकर मैं आज कांग्रेस के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं, भैरव सिंह जी शेखावत 1992 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। मुझे याद है भैरव सिंह शेखावत जी ने कहा कि इस राजस्थान की एक एक पंचायत पर मिडिल स्कूल होगा। मैं उसे उपलब्धि के रूप में जोर से बखान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसके पीछे की स्थितियों को शर्म के साथ बयान करना चाहता हूं कि 1947 की आजादी के बाद 1992 तक मेरे राजस्थान के गांव की पंचायत को मिडिल स्कूल नसीब नहीं हुआ। इससे बड़ी लज्जा की बात क्या हो सकती है? राज किसका रहा लंबे समय तक? और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के शिक्षक शिक्षा मंत्री को, जिन्होंने 5000 कितने खोल दिए? 5000 से ज्यादा उच्च माध्यमिक विद्यालय। राजस्थान की कोई पंचायत नहीं होगी जहां पर उच्च माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के गरीब बच्चों को नहीं मिलेगी। केवल राजस्थान में 1300 के समथिंग पंचायतें बचेगी, और उसमें भी माननीय सभापति महोदय 662 वो पंचायतें जो नवगठित पंचायतें हैं। राजस्थान के शिक्षा के ढांचे को सुधारने के लिए जो समग्र विचार राजस्थान की मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का है, मैं आज इस अवसर पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य आरटी को लेकर सवाल उठा रहे थे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय,
आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आई यूपीए गवर्नमेंट। मैं सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं आरटी के उन क्लोजों के बारे में कहना चाहता हूं। आखिर क्या परंपरा डालना चाहते थे? क्या आप इस मुल्क को संदेश देना चाहते थे? बहुत जोर से आपने प्रचारित किया प्राइवेट स्कूलों में 25% आरक्षण होगा, उसका पुनर्भरण होगा। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूं, क्या यह निजीकरण को बढ़ावे की ओर कदम नहीं थे? सरकारी शिक्षा की माली हालत को सुधारने के चिंतन के बजाय हमने आत्मसमर्पण कर दिया 2-2 कमरों में चलने वाले प्राइवेट स्कूलों के सामने। ऐसा लगा जैसे कोई हम बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि के रास्ते में बढ़ रहे हैं। गरीब का बच्चा हमारे खर्चे पर, सरकार के खर्चे पर प्राइवेट स्कूल जिसमें डिस्क्वालीफाई, जो सरकारी स्कूल के अध्यापक की पात्रता नहीं रखता, ऐसे मास्टर पढ़ाने वाले उस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे। एक ऐतिहासिक उपलब्धि कांग्रेस के खाते में दर्ज होगी। पर्दे के पीछे से निजीकरण को बढ़ावा देने की योजना, पर्दे के पीछे से अमेरिका की उन नीतियों को समर्थन करना। भारत के लोगों से सावधान हो जाओ। आपने कह दिया 8वीं का बोर्ड समाप्त होगा, 1 से 5वीं 8वीं तक कोई बच्चा पास नहीं होगा, किताब का बोझ नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस पवित्र सदन में सवाल करना चाहता हूं, क्या रेत की बुनियाद पर बहुमंजिला इमारत खड़ी की जा सकती है? इस मुल्क का निर्माण खोखला करके दुनिया के अगुआ राष्ट्रों में ले जाने की कैसे चेष्टा की जा सकती है? भारत के भविष्य की नींव को खराब करने का काम अगर किसी ने किया तो आरटी के माध्यम से इस मुल्क में यूपीए की सरकार ने किया। बच्चा पढ़ेगा नहीं, पास कर दिया जाएगा। बच्चा पढ़ेगा नहीं, बोर्ड नहीं देगा, परीक्षा नहीं देगा, पास कर दिया जाएगा। जिसकी नींव खराब हो जाएगी वो जीवन की चुनौतियों से लड़ने का रास्ता नहीं बना सकता। और मैं राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, राजस्थान में फिर से एक नई परंपरा स्थापित करने की कोशिश की। और क्या कहना चाहते हैं माननीय उद्योग मंत्री जी, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। किस दिशा में इस मुल्क को कांग्रेस ये क्रेडिट लेना चाहती है? हम गरीब को और अमीर को साथ बैठा के पढ़ाएंगे। शायद ये परंपराओं को भूल गया। इस मुल्क की सनातन सभ्यता में ये हिस्सा था कि कृष्ण और सुदामा साथ पढ़े थे। आज कौन सा नया संदेश देना चाहते? ये तहजीब को मिटाना चाहते हैं, परंपरा को मिटाना चाहते हैं। कृष्ण सुदामा साथ पढ़े, कृष्ण सुदामा साथ लकड़ी चुनने के लिए जाया करते थे। और हमारी गुरुकुल की परंपराएं कहती थी कि राजा का बेटा कृष्ण इसलिए लकड़ी चुनने जाएगा कि आज संपन्नता अगर कल विपन्नता में बदल गई तो चुनौतियां लड़ने का हमारी शिक्षा उसको आधार दे सके। भगवान रामचंद्र जी जब विश्वामित्र के आश्रम में गए थे, बोला सन्यासी भेष में नंगे पैर नंगे बदन रहना पड़ेगा। जब सवाल उठाया राजपुत्रों ने तो बोला हमारी शिक्षा रोजगार परख है, हमारी शिक्षा केवल पढ़ने और सीखने की शिक्षा नहीं है, हमारी शिक्षा चुनौतियों से लड़ने की शिक्षा है। अगर कभी राजा के बेटे को वन में जाना पड़े और संन्यास धारण करना पड़े तो वो जीवन की चुनौतियों से लड़ने का हमारी शिक्षा के माध्यम से रास्ता तैयार करते। और आप सत्यानाश करके क्रेडिट लेना चाहते थे। मैंने इस मुल्क में ऐसी लज्जाजनक परिस्थितियां नहीं देखी जहां सत्यानाश करके उसका भी श्रेय लेने का प्रयास कोई करे। तो ये आचरण अगर किसी का था माननीय सभापति महोदय, तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार का रहा, सत्यानाश करके। कृष्ण सुदामा तो साथ पढ़े, एकलव्य को नहीं पढ़ा। उसके बारे में क्या हुआ? आप एकलव्य क्यों नहीं पढ़े? अभी आप ही बोलने वाले हो। हमारी परंपरा थी। मानिए वो दे देंगे विश्नोई साहब, एकलव्य को नहीं पढ़ाया। एकलव्य को नहीं पढ़ाया यह कहकर आप उस गुरु की महत्ता को समाप्त नहीं कर सकते जिसके प्रति श्रद्धा और ध्येय मात्र से एकलव्य इतिहास पुरुष बन गया। न कर्ण और अर्जुन की तरह महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ा। बना उसकी लगन थी, उसकी लगन थी। आप साथ नहीं पड़ा उसको। यह आपके समझ के बाहर का विषय। माननीय सभापति महोदय, यह हमारी शिक्षा का प्रभाव था। माननीय सदस्य, आप टोका टोकी नहीं करें। बैठा
माननीय सभापति महोदय, एकलव्य का सवाल उठाया, मैं प्रसंग की चर्चा करना चाहता हूं। यह हमारी शिक्षा का प्रभाव था। माननीय सुखराम जी, महान धनुर्धर कर्ण ने उस महाभारत के मैदान में तीनों लोक का भार वहन करने वाले रथ को एक एक तीर में 100-100 गज पीछे धकेला। उस महान पराक्रमी योद्धा अर्जुन ने कर्ण से लेकर गुरु द्रोण, भीम पितामह से लेकर न जाने कितने महान योद्धाओं को वीर गति प्रदान की। लेकिन यह हमारी शिक्षा, यह हमारी परंपरा केवल गुरु निष्ठा का उद्गम उदाहरण, गुरु दक्षिणा मांगी अंगूठा काट कर दे दिया, इतिहास के पन्नों में अमरत्व तो प्राप्त कर गया कि अंगूठा नहीं कटा होता तो कर्ण और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर होता। यह गुरु निष्ठा की हमारी परंपराओं की ताकत है। कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। गुरु निष्ठा का उद्गम उदाहरण पेश करने से हजारों साल मिट जाए, करोड़ों इतिहास बदल जाए लाखों सालों में, लेकिन इतिहास उस भ्रम को कोई तोड़ नहीं सकता कि अंगूठा नहीं कटा होता तो एकलव्य दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर होता। ये किसी महाभारत के युद्ध के पराक्रम से ये उसको नहीं मिला। ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा है जो इस मुल्क की थी। गुरु के प्रति आस्था प्रकट करने से इतना बड़ा अमृत उसको प्राप्त हो गया। लेकिन आपने सत्यानाश कर, सदस्य आपने किस दिशा में ले जाया? इतनी बातें थोड़ी समझ में आएगी। यूं क्या करते हो, इतना ज्ञान कहाँ दे रहे हो? आपने और मैं बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि आज जो शिक्षा के जगत में भयानक स्थितियां हैं। मैंने पिछली बार जब गवर्नर स्पीच पर बोल रहा था, शिक्षा के मंदिरों की तरफ राजनीतिक लोग झांके हैं। यह इतिहास है। नौजवानों की तरफ झांके। यहां तो माननीय सभापति महोदय आपके आसन के पीछे स्लोगन सच का लिखा है, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर आप जाएंगे तो अध्यक्ष के आसन के पीछे लिखा है नशा सबान संति युवा, नशा सबान संति युवा युवा नते ये न वदंती सत्यम। इस मुल्क में कोई सभा पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर सकती जिसमें नौजवान का प्रतिनिधित्व नहीं हो, और वो नौजवान नहीं हो सकता जिसमें सत्य का उद्घोष करने का साहस न हो। हमने इस कीमत को पहचाना और आजादी से पहले और आजादी के बाद इस आजादी की लड़ाई में इस विश्वविद्यालय की चौखटों पर लोग झांके। देश में लोकतंत्र पर छीका लगा। इमरजेंसी में लोग नायक जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की चौखटों पर जाके इस मुल्क की बेभूति के लिए, इस मुल्क में लोकतंत्र बचाने के लिए, इस मुल्क में समूची व्यवस्था को ध्वस्त करके एक नई व्यवस्था कायम करने के लिए विद्यार्थियों को योगदान को तमाम राजनीतिक दलों ने अपेक्षित किया है। लेकिन आपने क्या किया? आप कैसा चेहरा मोहरा विश्वविद्यालयों का, शिक्षा का बनाना चाहते हैं? इस मुल्क के खिलाफ बोलने वाले लोगों को प्रश्रय देने के लिए आपकी पार्टी के युवराज जेएनयू के दरवाजे तक पहुंच गए, विश्वविद्यालय के दरवाजे। और आपने अपने काल में लगातार शिक्षा नीतियों का प्रयोग करते करते भारत की इस परंपराओं का सत्यानाश करते करते शिक्षा के मौलिक स्वरूप को उस विकृत स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिया, और एक ऐसी भयावह स्थिति कि जहां पर शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के तीनों आत्मस्वरूप विमुख हो गए, आत्मस्वरूप से विमुख हो गए, कोई बचा ही नहीं। और इसका प्रमुख कारण क्या रहा? धर्मनिरपेक्ष प्रशासन का अनर्थीकरण, धर्मनिरपेक्षता का अनर्थीकरण कर दिया। और धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ समझे बगैर आपने नीति और संस्कृति पर कुठाराघात किया। और जिस देश में नीति और संस्कृति पर कुठाराघात होता हो, वो देश कैसे एक बेहतर शिक्षा पद्धति दे सकता है? और उसका परिणाम आज सारा मुल्क भुगत रहा है। उस नुकसान को आज भी सारा मुल्क, कि जिस मुल्क की शिक्षा पद्धति में इस मुल्क की सनातन इबादतों के प्रति सम्मान न हो, जिस मुल्क की शिक्षा पद्धति में भारत के भविष्य की जनतंत्र की इमारतों के लिए सम्मान न हो, वो शिक्षा पद्धति किस तरीके से देश को आगे ले जा सकती है? और इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूं कि हमें 70 साल के अनुभवों को लेना पड़ेगा।
70 साल के अनुभवों से एक व्यवस्था बनानी होगी, आरोपों प्रत्यारोपों के आधार पर नहीं। मेकाले हमारी शिक्षा पद्धति में भांग खोल गए, यह चर्चा बंद हो जानी चाहिए। मेकाले का अध्याय भारतीय शिक्षा जगत की चर्चा से अब 70 साल के अनुभवों के बाद समाप्त हो जाना चाहिए। अब चर्चा होनी चाहिए। हम वो सनातन काल की शिक्षा पद्धति की ओर जाना चाहते हैं जहां हमारी शिक्षा ने कृष्ण को सुदामा के साथ आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाने के लिए राजा के बेटे को लकड़ी बीनने की शिक्षा पढ़ी। हम उन शिक्षा की ओर लौटना चाहते हैं कि अगर इस सनातन मुल्क की आत्मा भगवान राम है तो राजा दशरथ के बेटे को शिक्षा वो संघर्ष सिखाए कि सन्यासी का जीवन भी अगर विपदाओं में जीना पड़े तो भारत की शिक्षा विषम काल में तुम्हारे साथ सहभागी बनकर खड़ी हो जाए। उन परंपराओं की ओर लौटना पड़ेगा हम उन परंपराओं की। और उन परंपराओं में आज भी इतना ज्ञान निहित है माननीय सभापति महोदय कि जो मौजूदा मैं कहना चाहता हूं आर्यभट्ट की गणित के बारे में। मैंने पिछली बार इस सदन में जब सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य भाषण कर रहे थे, मुझे याद आ रहा है जब मैं पहली इस सत्र में आया था इस विधानसभा में, आर्यभट्ट की गणित को लेकर जब इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में यान स्थापित किया, दुनिया के लोगों ने सवाल खड़ा किया भारत ने बिना किसी से तकनीकी उधार लिए यह चमत्कार कहां से कर दिया। तब उन्होंने कहा कि आर्यभट्ट की गणित का एक फार्मूला स्थापित किया और अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित कर दिया। हम इतने संपन्न रहे, हमारी शिक्षा पद्धतियां इतनी संपन्न रही है। नालंदा में वो सब कुछ पढ़ाया जाता था और आज भारत के प्रधानमंत्री जी रोजगार परक शिक्षा, संकट में साथ देने वाली शिक्षा, विषम परिस्थितियों में साथ देने वाली शिक्षा, उन परंपराओं की तरफ लौट रहा है राजस्थान। शिक्षा में कौशल होना चाहिए, शिक्षा में हुनर होना चाहिए और लगातार केवल विश्वविद्यालय खोलने के विधेयक नहीं लाए। प्रतिपक्ष के लोगों ने यहां खड़े होकर आरोप लगाया कितने सैकड़ों करोड़ रुपए आपने अप्रेंटिस एक्ट के तहत इंडस्ट्री के मालिकों को भुगतान कर दिया। अप्रेंटिस एक्ट में जो प्रावधान किए थे उन प्रावधानों के तहत इस राजस्थान के शिक्षित व्यक्ति को, बेरोजगार को हाथ का हुनर सिखाने के लिए हमारी सनातन परंपराओं, शिक्षा रोजगार परक बने, शिक्षा जीवन की सहयोगी बने, हुनर सिखाया, प्रशिक्षित किया। और इसीलिए आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया इस मुल्क का कोई व्यक्ति शिक्षित होने के साथ साथ हुनरबद्ध होगा। शिक्षा का स्वरूप आज मौलिक कुछ भी हो, हम उसको कौशल विकास कहते हैं, हम उसको डिजिटल इंडिया कहकर उसकी योग्यता को और आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमारी उस मौलिक शिक्षा पद्धति में से निकली हुई चीजें हैं। मैंने दो उदाहरण दिए राम और लक्ष्मण के कि राजा पर भी विपदा आ सकती है लेकिन विपदा में शिक्षा ही साथ देगा, साथ सिंहासन साथ नहीं देगा। ये हमारी शिक्षा के संस्कार थे। और नालंदा में जिस प्रकार से गणित पढ़ाया जाता था, जिस प्रकार से तत्व ज्ञान पढ़ाया जाता था, आज के इस विज्ञान से हमारी शिक्षा का वो स्तर ऊंचा था। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, इस मुल्क के एक एक, राजस्थान के एक एक व्यक्ति को शिक्षित करने के रास्ते पर चलें। लेकिन सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी विकृति आ गई, बहुत बड़ी विकृति। शिक्षा में एक वर्ण भेद कायम हो गया। एक वो वर्ग जिसके सामने असमानता है, साधनों की कमी है, और एक वो सीमित वर्ग जो साधन संपन्न समृद्धि के वातावरण में पढ़ना चाहता है। और इस वर्ण भेद ने, इस वर्णपात ने एक बहुत बड़ी गहरी खाई समाज में पैदा कर दी है। इसको बैठने के लिए कृष्ण सुदामा की परंपराओं पर जाना पड़ेगा। हम ये कहकर कि आरटीई में हम गरीब और अमीर को साथ बैठा देंगे, उन परंपराओं पर नहीं जा सकते। उन परंपराओं पर जाना है तो हमें हमारे सरकारी विद्यालयों को विश्वामित्र की उस पाठशाला के बराबर आदर्श बनाना पड़ेगा। हमें हमारी पाठशालाओं को कृष्ण सुदामा की पाठशाला के बराबर आदर्श बनाना पड़ेगा, जहां पर यह महसूस हो कि धनपति और गरीबपति साथ बैठकर उस वर्ण भेद को समाप्त कर सकते हैं, उस गरीबी अमीरी के कारण जो खाई बढ़ गई है उसको समाप्त कर सके। इस दिशा में सार्थक प्रयास करने पड़ेंगे और हमारे सरकारी विद्यालयों को
संसाधन युक्त बनाना पड़ेगा। आज स्थिति क्या है माननीय सभापति महोदय, सरकारी स्कूलों में आज भी पर्याप्त कमरे नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं। हम इंटरनेट के युग में डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में बिजली की कमी है, फर्नीचर की कमी है। इन व्यवस्थाओं पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और हमारी सरकार लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। राजस्थान में आदर्श विद्यालय खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि निश्चित रूप से इस दिशा में सार्थक प्रयास होने चाहिए और जब तक इस दिशा में सार्थक प्रयास नहीं होंगे, इस खाई को हम पाटने का प्रयास नहीं करेंगे, सरकारी स्कूलों में ये संसाधन क्रिएट नहीं कर देंगे, हम प्राइवेट के मुकाबले संसाधन युक्त संसाधन सर्जित करके हमारी सरकारी स्कूलों को जब तक खड़ा नहीं कर देंगे, कृष्ण सुदामा की परंपरा पर नहीं लौट सकते। हम कानून बनाकर कृष्ण सुदामा की मित्रता का इतिहास नहीं रच सकते कि आरटी में हम 25% प्राइवेट स्कूल में देकर निजीकरण के हाथों में कोई इतिहास रच दें। हमारी परंपराएं इससे डिस्ट्रॉयड होगी, परंपराएं समाप्त होगी और इसलिए सरकारी स्कूलों की माली स्थिति सुधारने में भी काम होना चाहिए। और माननीय सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं, मुझे बहुत पीड़ा है। मैंने इस सदन में कई बार कहने का प्रयास किया कि आखिर किस तरीके से ड्राफ्ट करके ये मंत्रियों से और हमारे मुखियाओं से किस तरीके का बजट में बयान पढ़वा देते हैं। पिछले बजट में सर्वाधिक पीड़ा मुझे हुई जब बजट भाषण में पढ़वा दिया गया कोटा के कॉलेज को हम विघटित कर देंगे। जहां राजस्थान में 5000 बच्चे थे, उन कॉलेजों को संकाय के आधार पर टुकड़ों में कर देंगे। माननीय सभापति महोदय, आजादी के पहले का मेरा कोटा का हर्बर्ट कॉलेज, जो साड़ोती का सबसे बड़ा कॉलेज, विश्वविद्यालय तो नहीं है लेकिन किसी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा से उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं रही। अफसरों ने लिख के दे दिया संकाय के आधार पर विघटित कर दो। जो यूजीसी के नेक की प्रथम श्रेणी का जो जेडीबी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज विघटित कर दिया आपने, उसका स्वरूप बिगाड़ दिया। और आज जब हम पढ़ते हैं कि वहां पर प्रिंसिपल लड़ रहे, मेरा कमरा कौन सा होगा, मेरी बिल्डिंग कौन सी होगी, वहां पर अलग अलग 3-3 छात्र संघ अध्यक्ष लड़ रहे हैं, मेरा सचिवालय कौन होगा। विद्या के मंदिरों को जो प्रयोगशालाएं बनाने की परंपरा है, जो अधिकारी बनाकर डाल देते हैं, हमें उस पर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। इन परंपराओं को बंद करना पड़ेगा। और अगर मुझे बहुत बेहद प्रसन्नता होगी कि अगर आज शिक्षा हायर उच्च शिक्षा मंत्री जी जब बजट पर जवाब देंगी तो मेरे कोटा के उन गवर्नमेंट कॉलेज कोटा और जेडीबी कॉलेज के मौलिक स्वरूप को बहाल करके, आप 70 साल आजादी को हो गए, आजादी के समय 37 करोड़ का हिंदुस्तान था, 125 करोड़ का हो गया, 137 करोड़ होने वाला है। आप नए संसाधनों से सर्जित विद्यालय विश्वविद्यालय खोलने की बात करो, संकाय के आधार पर पुराने महाविद्यालयों का विघटन करके यूजीसी के नॉर्म्स में भी उनका, अब मैं कुछ और कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उनका स्तर गिराने का प्रयास मत करो। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आज मेरा शिक्षा मंत्री जी कहें कि इन कॉलेजों का विघटन समाप्त होना चाहिए। लगातार प्रयास कर रहे हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, लगातार हर जिले में लगभग हमारी सरकार में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं। हमने कांग्रेस की तरह प्रयोग नहीं किए कि चुनाव आ गया 2013 का, 42 कॉलेजों की घोषणा कर दो, राजस्थान की आंखों में धूल झोंक दो, हम 42 कॉलेज खोलकर जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि आजादी के 70 साल बाद शिक्षा का हम ऐसा मजाक उड़ाएं कि इस राजस्थान की जनता को यथार्थ के धरातल पर खड़ा करके आगे बढ़ने के बजाय हायर एजुकेशन की ओर न बिल्डिंग, न प्रिंसिपल, न बजट, और शुरू हो गया कागजों में महाविद्यालय। हम कागजी राजस्थान का निर्माण नहीं करना चाहते, हम शक्तिशाली राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं जहां का एक एक बच्चा शिक्षित हो। और ये हमारा नारा है कि एक भी बच्चा अगर शिक्षा के अधिकार से वंचित रहा तो आजादी के 70 साल बाद ये संविधान और व्यवस्था का क्रूर मजाक उससे नहीं हो सकता जो आप 70 सालों से करते आए। हम उस क्रूर मजाक को मिटाना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं। ये बहुत हो गया राजस्थान के साथ क्रूर मजाक। मैं जब पहली बार एमएलए बनकर आया था, हम लगातार इस प्रकार की चर्चाएं करते थे, ठहराव की दर क्या है, एडमिशन की दर क्या है, ड्रॉप आउट की दर क्या है। आखिर हम कहां जा रहे हैं जब हिंदुस्तान विकसित देशों की लड़ाई में शुमार हो रहा है, दुनिया की 5वीं महाशक्ति बनकर अब बहुत विश्व को नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है। हम एक दशक पहले तक प्रवेश दर, ठहराव दर, ड्रॉप आउट दर और साक्षरता के विषयों पर उलझते रहे। अब हमें संपूर्ण रूप से भारत को शिक्षक
और आत्मनिर्भर राजस्थान को पूरा शक्तिशाली प्रांत बनाने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार के गंभीर प्रयास मैं समझता हूं राजस्थान में प्रारंभ कर दिया हायर एजुकेशन और प्रारंभ माध्यमिक शिक्षा में, और लगातार हमें इस वातावरण को ठीक करने के लिए सरकारी स्कूलों में संसाधन जुटाने पड़ेंगे, नई तकनीकी के कंप्यूटर्स की प्रयोगशालाएं खोलनी पड़ेगी। हमने कल्पना की है 1986 की कोठारी आयोग की शिक्षा नीति में कि हमारे उसमें विज्ञान होगा, भौतिकी होगी, रसायन होगी। मुझे पीड़ा है माननीय शिक्षा मंत्री महोदय कि आपने आज यहाँ कह दिया इस सदन में कि 40 बच्चे 10वीं में होंगे तो 11वीं खोलेंगे। मैं आज आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करने के बाद भी ये कहना चाहता हूँ, ये राइडर हटाओ, राजस्थान के विकास में ब्रेक मत लगाओ। जहाँ पर बच्चा एक पढ़ने वाला होगा, इस सरकार की जिम्मेदारी है हम उस एक बच्चे को भी शिक्षा देंगे, चाहे उसके किस तरीके के वैकल्पिक रास्ते ढूंढेंगे। ये ढूंढने का काम सरकार का है, उसे टालने और रोकने का काम सरकारों का नहीं है। और अब जब 1986 की कोठारी आयोग की नीति में रसायन भौतिकी की शिक्षा अनिवार्य है, तो आज इस राजस्थान के कितने पंचायत समिति के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हम भौतिकी पढ़ा रहे हैं, रसायन पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं। आज दुनिया के विकास का आधार कला और वाणिज्य से बढ़कर भौतिकी, रसायन, जिसने दुनिया को तीव्र गति से विकास का आयाम प्रदान किए हैं, भारत का बच्चा उसे पढ़ने से वंचित कर दिया। कांग्रेस के लोगों ने हमें उस कमी को पूरा करने के लिए ईमानदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम भी विज्ञान, भौतिकी, रसायन, गणित अगर हम गांव के बच्चे को ठीक तरीके से पढ़ाने में अगर वंचित रह गए तो इतिहास हमको भी अपराधी कहकर संबोधित करने से नहीं चुकेगा। और इसीलिए आपके सार्थक प्रयासों में ये कड़ी जुड़नी चाहिए। हम भौतिकी पढ़ाएंगे, रसायन पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाएंगे, एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे। 50 साल के उस क्रूर मजाक को समाप्त करेंगे जिसने शिक्षा के समता के अधिकार से भारत के गरीब बच्चे को वंचित रख दिया। और झूठे कानूनों से कष्ट सुदामा की दोस्ती का नारा फिर देकर झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास किया। हम इन नारों को मिटा देंगे। यथार्थ के धरातल पर इस राजस्थान के शैक्षणिक जगत का उन्नयन करते हुए एक एक बच्चे को पढ़ने का अवसर और समृद्ध संसाधनों वाले विद्यालय और आवश्यकताएं तैयार करके हम इस वातावरण को बहाल करेंगे, तब राजस्थान ठीक दिशा में आगे बढ़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मेवाराम जैन। इसका अंतर नहीं समझते, आपका भाषण का ये अंदाजा क्या लगाएंगे?